नाउ लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर कंपाइलर। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है तुम्हारे इस पूरे यूनिट का, और इसके अंदर पूरे कंपाइलर को पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर की हिस्ट्री। तो कंपाइलर की हिस्ट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। इतना याद रखो कि जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसके अंदर हमने कंपाइलर को क्रिएट किया था वो तो कोबोल, उसका नाम था कोबोल। उसके अंदर हमने फर्स्ट कंपाइलर को क्या किया था, क्रिएट किया था। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी हमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड क्यों लिखना है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो जावा का कोड होता है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू द असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट, वो मशीन पर डिपेंड नहीं होता, वो किसी भी मशीन पर रन हो जाता है। तो दैट इज़ वाई हमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना चाहिए और ना कि लो लेवल की लैंग्वेज के अंदर। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसी हाई लेवल के कोड को लो लेवल के कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी उसके फीचर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलेशन स्पीड, जो भी तुम कोड लिखोगे उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मशीन कोड की करेक्टनेस होनी चाहिए। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका कोड लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी कि उसका जो सिमेंटिक है यानी उसका मीनिंग है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मशीन कोड उसने जनरेट किया है वो भी स्पीड के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद एरर डिटेक्शन उसके अच्छी होनी चाहिए, जब भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी एरर आए तो वो ईजिली शो होना चाहिए। और उसके बाद जो करेक्ट है जो कोड है उसका ग्रामर चेक करना चाहिए, चाहे वो ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज का कोड हो या फिर लो लेवल लैंग्वेज का कोड, दोनों का जो ग्रामर है उसको वो चेक करना पड़ता है, ताकि जो हाई लेवल कोड है उसमें कोई, लो लेवल कोड है उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। दैट इज़ वाई। ठीक है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस चेक करेगा कि दोनों सही है कि नहीं। उसके बाद एप्लीकेशंस तो वही, अगर तुम्हें कोई कोड रन करना है तो वहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्रिएट करने में क्रिएट करता है। उसके बाद कोड फ्री सिंटैक्स और सिमेंटिक को चेक करता है, और हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये हो गए उसके यूजेस और एप्लीकेशंस। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होती है तुम्हारे सिस्टम के अंदर, मतलब जब भी तुम कोई कोड लिखते हो तो वो तुम्हारे सिस्टम को कैसे समझ में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हो जिसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, वो जाता है प्री प्रोसेसर के अंदर। प्री प्रोसेसर उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर कुछ लाइब्रेरीज ऐड करेगा तुम्हारे कोड के अंदर, ताकि जो तुम्हारा कोड है वो कंपाइलर को समझ में आ सके। फिर वो तुम्हारा प्री प्रोसेस किया हुआ मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम जाएगा तुम्हारे कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर क्या करेगा, तुम्हारे उस हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसको सेट कर देगा असेंबलर को। असेंबलर क्या करेगा, उस जो जो तुम्हें लो लेवल कोड है उसको करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। लो लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज कोड को, यानी कि 0-1 के फॉर्म में, और वो जाएगा फिर तुम्हारे लिंकर लोडर को, और फिर उसके थ्रू हो जाएगा तुम्हारे मेन जो तुम्हारा बाइनरी हार्डवेयर होता है लिंकर लोडर, उसके बाद जाता है। और उसके बाद हाँ वहीं पे वो क्या होता है, मशीन कोड के समझ में आता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट जो हुआ कोड है वो लिंकर लोडर के अंदर जाता है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो मतलब क्या करता है, प्री प्रोसेसर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, फिर लो लेवल लैंग्वेज, और फिर मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम जाती है प्री प्रोसेसर के पास, फिर वो कंपाइलर के पास एडिटेड प्रोग्राम जाता है, कंपाइलर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर वो जाता है असेंबलर के पास, और असेंबलर उसको फिर से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो मशीन होती है उसको सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझ में आती है और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उसके बाद कंपाइलर्स की हम मेन डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो कंपाइलेशन मतलब क्या करना है, ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के अंदर, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं कंपाइलेशन। उसके बाद ये तुम्हारी डायग्राम होती है कंपाइलर की। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर है, उसके अंदर सोर्स प्रोग्राम आएगा। देखो अगर उसके अंदर कोई भी एरर आता है, जैसे कि अगर तुम कोई कोड रन करते हो पाइथन का और वहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, तो वो कंपाइलर करता है। ठीक है, वो कौन करता है, कंपाइलर करता है। तो एरर जनरेट हुआ तो एरर मैसेज आ जाएगा, बट एरर जनरेट नहीं हुआ तो वो टारगेट प्रोग्राम हमें मिल जाएगा। देखो असेंबली के अंदर देखो तुमने पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर से इनपुट लिया, ठीक है, इनपुट ए। तो अगर ऐसे इनपुट तुमने ए लिया तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। तो असेंबली के अंदर भी वो क्या होगा, इनपुट होगा। तो वहाँ पे तुम टारगेट प्रोग्राम से इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है ना। और अगर तुमने हेलो वर्ड प्रिंट करते तो वो आउटपुट है, तो वो टारगेट प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा। सो दैट इज योर कंपाइलेशन। अब देखो फेजेस ऑफ कंपाइलर, लेट से हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे 4 अलग अलग डायग्राम दी गई है, बट हम ऑब्वियसली बात है सिंपल डायग्राम के थ्रू जाएंगे। ठीक है, चारों डायग्राम का मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंट बात नहीं है, बस वो बड़े से नोट से, तो अच्छे नोट से, पता नहीं किसके है, क्रेडिट गोस टू दैट पर्सन, ठीक है, जिसकी नोट से उसके। बट एक ही डायग्राम 4 बार दी गई है, तुम ये वाली डायग्राम निकालना क्योंकि ये अच्छी है, और बेसिकली यही डायग्राम निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखो इस डायग्राम के अंदर 6 फेजेस है। फर्स्ट होगा तुम्हारा फ्रंट एंड और उसके होता है बैक एंड। देखो 6 फेजेस के अंदर फर्स्ट होता है लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस, फिर सिमेंटिक एनालिसिस, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेटर, टारगेट प्रोग्राम। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स प्रोग्राम जाएगा लेक्सिकल एनालिसिस के पास। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, देखो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जो तुम्हारा सोर्स कोड होता है, यानी कि अगर तुमने पाइथन के अंदर कोड लिखा तो वो जाएगा लेक्सिकल एनालिसिस के पास। फिर लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा, उसके अंदर चेक करेगा कि उसके अंदर हर कैरेक्टर को चेक करेगा, हर नेम को चेक करेगा, हर कैरेक्टर को चेक करेगा, हर नेम को चेक करेगा। अब उसके अंदर जो भी नेम्स सेम आते हैं या फिर जो भी कैरेक्टर सेम आते हैं उसको वो एक क्लास क्रिएट करेगा, उसको एक ग्रुप में ला देगा। फॉर एग्जांपल अगर पाइथन का कोड है उसके अंदर सम नाम के 4 फंक्शंस है, तो वो क्या करेगा, सम नाम के चारों फंक्शंस को एक ग्रुप में डाल देगा और उस ग्रुप को कहेगा लेक्सएमएस, उस ग्रुप को वो क्या कहेगा, लेक्सएमएस कहेगा। तो ये तुम्हारा लेक्सिकल एनालिसिस का काम होता है। ठीक है, अब
वो जो लेक्सिमस होते हैं वो जाते हैं तुम्हारे सिंटैक्स एनालिसिस के पास। सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर उस लेक्सिमस के ऊपर एक पार्स ट्री क्रिएट की जाती है, और वो पार्स ट्री की मदद से हम क्या करते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर तुम्हारा जो सिंटैक्स है तुम्हारे प्रोग्राम का वो सही है कि नहीं वो चेक करते हैं। और अगर कोई सिंटैक्स एरर आ जाए तो वो सिंटैक्स एरर तुम जब कोड रन करते हो टर्मिनल के अंदर तभी वो तुम्हें दिखाया जाता है, तो वो कौन करता है, कंपाइलर ही करता है। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स चेक हो गया। अब सिंटैक्स चेक होने के बाद सिमेंटिक चेक करना पड़ता है। देखो सिमेंटिक्स जो एरर होते हैं वो हमने पीपीएल के अंदर भी देखा था। ठीक है, तो सिमेंटिक मतलब क्या, मीनिंग ऑफ योर प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, सिमेंटिक के अंदर जाते हैं। सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर जो सिंटैक्स है उसकी जो पार्स ट्री होती है वो एज इट इज तुम्हारे सिमेंटिक एनालिसिस के पास जाती है, और उसके थ्रू तुम सिमेंटिक चेक करते हो तुम्हारे सोर्स कोड का, यानी कि हायर लेवल कोड का। अगर वो सही हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो वो एरर मैसेज दे देता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। नेक्स्ट वो लिखा है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब देखो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी एक फेज है, टोटल 6 फेजेस है। एक लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। लेट्स से ये डायग्राम देखो। देखो लेक्सिकल एनालिसिस देख लिया, सिंटैक्स एनालाइजर देख लिया, सिमेंटिक एनालाइजर देख लिया। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, सिमेंटिक एनालिसिस से लिया हुआ जो पार्ट्स ट्री है उसके थ्रू एक क्या करता है, कोड जनरेट करता है। वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में भी नहीं होता और लो लेवल लैंग्वेज में भी नहीं होता। ठीक है, वो लो लेवल लैंग्वेज में भी नहीं होता, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी नहीं होता। वो एक अलग ही कोड होता है जो कि कंपाइलर क्रिएट करता है उसको समझने के लिए। फिर वो कंपाइल किया हुआ जो इंटरमीडिएट कोड है वो जाता है कोड ऑप्टिमाइजर के पास। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उस इंटरमीडिएट कोड के अंदर कुछ लाइब्रेरीज ऐड करेगा, कुछ और फाइल्स ऐड करेगा, और उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो एडिशनल लाइब्रेरीज होती है वो उसके अंदर ऐड कर देगा, और फिर उसको भेजेगा कोड जनरेटर के पास। और वो जो तुम्हारा कोड जनरेटर है वो तुम्हारा एक्चुअल जो कोड है उसको जनरेट कर देगा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो तुम्हें करस्पॉन्डिंग लो लेवल लैंग्वेज कोड चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा बाय द कोड जनरेटर। ठीक है, दैट इज योर फ्रंट एंड बैक एंड कंपाइलर। देखो जो तुम्हारी लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, सिंटैक्स और सिमेंटिक वो आते हैं तुम्हारे फ्रंट एंड के बाद, और जो कोड और कोड जनरेटर होता है वो बैक एंड के अंदर आते हैं, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन उन दोनों को कनेक्ट करता होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड कोड। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी डायग्राम हो जाएगी। देखो फिजिकल और यहाँ पे अच्छे से समझा है कि देखो जो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा तुम्हारे लिए। दो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लेते हैं, उसके हर कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, उसके बाद उनके सेम कैरेक्टर्स को ग्रुप क्रिएट करते हैं, और इस ग्रुप को हम लेक्सिम नाम देते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो लेक्सिम होता है उसके अंदर एक और बात याद रखनी है कि ये जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है इसके अंदर जो तुम्हारा प्रोग्राम होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसके अंदर से जो भी व्हाइट लाइन्स होंगी या फिर स्पेसेस होंगे या फिर जो तुम्हारा कमेंट्स होगा उसको निकाल देने का काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और लेक्सिकल एरर्स को भी निकाल देते हैं। उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक पार्सर इज द ऑनर नेम ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे एक पार्स क्रिएट किया जाएगी, उसके थ्रू तुम्हें हर चीज़ को चेक किया जाएगा। यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट आएगा, तो ये सिंटैक्स चेक करेगा तुम्हारे कोड के अंदर। फिर ये क्या करेगा, एक पार्स ट्री क्रिएट करेगा बाय योर लेक्सिमस, और उस लेक्सिमस के पार्स ट्री के थ्रू ये सिंटैक्स चेक करेगा, और उसके बाद तुम्हें एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि विदाउट एनी एरर वाला जो कोड है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस के बाद। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो तुम्हारी पार्स ट्री थी सिंटैक्स एनालाइजर की उसको चेक करेगा, उसके अंदर कोई भी सिमेंटिक एरर होगा तो उसको प्रिंट करने का काम कर देगा। ठीक है, तो ये फ्लो चेकिंग भी करता है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, और टाइप चेकिंग भी करता है, यानी कि कौन से फंक्शंस और वो यूज़ किए गए वो भी फेज सिमेंटिक एनालिसिस चेक करेगा। उसके बाद होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में भी नहीं होगा और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी नहीं होगा। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज बट लास्ट टू फेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि जो नेक्स्ट 2 फेजेस होंगे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, जो इंटरमीडिएट कोड होता है वो सारे कंपाइलर्स के लिए सेम होता है, ऐसे कुछ नहीं कि वो अलग अलग होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर फेजेस ऑफ कंपाइलर, वो होता है तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर के अंदर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट कोड होता है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज ऐड की जाती है जिससे कि जो तुम्हारा नेक्स्ट कोड जनरेट होने वाला है वो थोड़ा सा फास्टर हो फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो भी यूजलेस लाइन्स ऑफ कोड है उसको निकालने का काम तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइजेशन करेगा, और उसको कोड के अंदर स्पेसिफिकली अरेंज करने का काम करेगा, और जो यूजलेस चीज़ है उसको निकाल देगा। ठीक है, और सोर्स कोड का मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए, और यूजलेस लाइन भी निकल जानी चाहिए। और उसके बाद कोड जनरेटर फाइनली ये क्या करेगा, तुम्हारे इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड के अंदर जनरेट करेगा। फाइनल स्टेज ऑफ कंपाइलेशन है। ठीक है, और दिस मशीन कोड इज प्रोड्यूस्ड इज रिलोकेटेबल, मतलब जहाँ पे इस मशीन कोड की जरूरत है वहाँ पे वो रिलोकेट हो जाएगा। दैट इज योर फेजेस ऑफ कंपाइलर। नीचे ये फिर से समरी लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, फेजेस ऑफ कंपाइलर हो गए। अब देखो ये एग्जांपल ये प्रीवियस ईयर में भी आया था तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये एग्जांपल आया था। तो मैं क्या करना था, इस कंपाइलर के थ्रू उसका आउटपुट लिखाना था, है ना, कंपाइलर के थ्रू उसका क्या लिखना था, आउटपुट लिखना था। ठीक है, नाउ लेट्स से सी इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तुम्हारे पास सी इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार 5 ये एक प्रोग्राम आया था, उसको तुमने, ये सोर्स कोड है तुम्हारा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार 5, तो उसको तुम भेजोगे लेक्सिकल एनालिसिस के पास। अब तुम क्या करोगे, जो हर एलिमेंट्स है सी ए बी 5
हर को आईडी दोगे। तो पहले क्या दिया ID1, सी को क्या दिया ID1, और उसके बाद क्या था इज इक्वल टू वाला साइन था, इसीलिए इज इक्वल टू वाला साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा। फिर ए क्या होगा तुम्हारा ID2, वो आएगा ब्रैकेट के अंदर, और फिर उसके बाद कौन सा साइन था प्लस था, इसीलिए वो प्लस आया ब्रैकेट के अंदर। फिर से ID3 वो है तुम्हारा बी, उसके बाद स्टार वो भी ब्रैकेट के अंदर, और एट दैट फाइव क्या है नंबर है तो उसको कोई आईडी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर जाएगा। फिर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिलेशनशिप चेक करेगा इज इक्वल टू के साथ सी और ए प्लस बी स्टार फाइव दोनों किससे कनेक्टेड है इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू के दो क्या आएंगे, ये क्या है तुम्हारी पार्सर ट्री है, ये क्या है तुम्हारी पार्सर ट्री है। लेट्स से ये तुम्हारी क्या है पार्सर ट्री है। अब देखो चेक करो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार फाइव है ना, यानी कि सी एक पार्ट है, ए प्लस बी दो चाइल्ड्स हो गए तुम्हारे इज इक्वल टू के। तुमने इज इक्वल टू के इस साइड लिखा ID1 मतलब सी, और इस साइड पे लिखे बाकी के एलिमेंट्स। अब देखो प्लस का देखो ए प्लस बी स्टार फाइव, प्लस क्या कर रहा है दोनों को सेपरेट करा है ए और बी स्टार फाइव को। तुमने क्या किया एक चाइल्ड लिया प्लस वो क्या लिया तुम्हारा ID2 यानी कि ए, और देखो फिर से स्टार क्या कर रहा है बी और फाइव को कनेक्ट कर रहा है, तो स्टार दूसरा चाइल्ड ले आएगा प्लस का, और ID3 और फाइव ये तुमने क्या कर दी पार्स ट्री क्रिएट कर दी। उसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर चेक किया, यानी कि तुमने उसका सिमेंटिक चेक किया, ठीक है। तो ये जो सिमेंटिक चेक होता है वो तुम ऐसे लिख सकते हो सीधे, ये जो इंटो फ्लॉट ये कुछ वर्ड लिखा है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो इशू, सीधे वहाँ पे फाइव लिखो और लिखो इट इज़ अ करेक्ट सिमेंटिक, सो वी विल गेट गो टू द नेक्स्ट। उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो T1 इज इक्वल टू इंटू फ्लोट फाइव, T2 इज इक्वल टू ID3 इंटू T1, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो T2 क्या है तुम्हारा ID3 इंटू T1 है, ठीक है, ID3 इंटू T1, T3 इज इक्वल टू ID2 प्लस T2 और ID1 इज इक्वल टू T3, यानी कि तुम्हें सारे रिलेशनशिप दिखाने हैं। देखो T1 देखो इन मतलब जो लास्ट वाला था फाइव वाला क्या था लास्ट वाला था, तो तुमने फाइव वाले को फर्स्ट ले लिया, T1 इज इक्वल टू इंटू फ्लॉट, जो भी लास्ट में रहेगा ट्री के अंदर उसको तुम पहले लो लोगे, ठीक है। T1 इज इक्वल टू इंटू फ्लॉट फाइव। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी ID3 और इंटू वो तुम सेकंड के लिए लोगे T2 ID3 इंटू T1। उसके बाद तुम थर्ड वाली चीज़ लोगे यानी कि ID2 उसको प्लस के अंदर, ठीक है। तो देखो T3 इज इक्वल टू ID2 प्लस T2। उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या थी ID1, तो वो तुम्हारी आएगी ID1 इज इक्वल टू T3, यानी कि तुमने क्या किया T1 T2 T3 असाइन कर दिया तुम्हारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा T1 इज इक्वल टू ID3 इंटू फाइव, यानी कि T1 इज इक्वल टू ID3 इंटू फाइव ये तुम्हारी मेन लाइन है, और ID1 इज इक्वल टू ID2 इंटू T1, यानी कि जो मेन लॉजिक है उसको कर देगा कि जो तुम्हारा T1 इज इक्वल टू ID3 इंटू फाइव, यानी कि ID3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये तुम्हारा मेन लॉजिक है, यानी कि B को 5 से मल्टीप्लाई करना है वो मेन लॉजिक है, ठीक है। और ID इज इक्वल टू ID2 प्लस T2, मतलब देखो ये जो तुम्हारा A प्लस B फाइव है वो तुम्हारा ID2 था, तो वो सीधे वहाँ पे आएगा ID1 इज इक्वल टू ID2 इंटू T1, ये हो गया कोड ऑप्टिमाइजर। और फिर तुम्हें कोड जनरेट करके मिलेगा LDF_R2 ID3 MULF_R2 #5.0 LDF_R1 ID2। अब देखो ये जो लास्ट में कोड जनरेट हुआ है ना ये ऐसा ही आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तुम ऐड मूव जो इंस्ट्रक्शन लेना है वो इंस्ट्रक्शन ले सकते हो, तुम्हें उसको सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब तुम उसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जाके ऐसे नहीं कि यही कोड लिखना है, कुछ भी कोड लिख सकते हो। तो बहुत ईजी एग्जांपल है, क्योंकि एंड में अगर तुम्हारा कोड गलत भी आ जाता है तो भी इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 6 मार्क्स में तो 5.5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर लास्ट का कोड भी गलत आ गया तो भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो डोंट टेक इशू, तुम्हें सीधे ये सॉल्व करना है, हर को एक आईडी देनी है, हर सिंबल को सेपरेट करना है, उसके थ्रू एक ट्री निकालनी है, पार्स ट्री तो तुम्हें डीएसए के अंदर निकालनी आती होगी। फिर भी अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ गया होगा यहाँ पे तो मुझे कमेंट करो, आई विल मेक यू सेपरेट वीडियो फॉर दिस एग्जाम्पल ऑन द पेन पेपर लेके सेपरेट मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। कमेंट इट फॉर दैट। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाइलर क्रॉस कंपाइलर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट टू बी डन ऑन विच द कंपाइलर इज रनिंग, दे प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटिव मशीन कोड फॉर अ प्लेटफॉर्म। मतलब देखो वो क्या करेगा मशीन कोड को जनरेट करेगा, बट वो एक्चुअल में कंपाइलर नहीं है। फॉर एग्जांपल वो तुम्हारे प्रोग्रामिंग्स और वो हो गए, उसके अंदर जो कंपाइलर होता है वो तो एक्चुअल कंपाइलर नहीं होता, बट वो अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग्स नाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा होता है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप कंपाइलर्स, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपाइलर और असेंबलर इज द टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज टू बी कंपाइल्ड इज नोन एज बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपाइलर और असेंबलर इन द टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर को लिखना उसको हम कहेंगे बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। मतलब देखो कंपाइलर के अंदर कंपाइलर लिखना है उसको हम कहेंगे बूटस्ट्रैपिंग, कंपाइलर के अंदर कंपाइलर लिखना है उसको हम कहेंगे बूटस्ट्रैपिंग। उसके बाद सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, यानी कि जो नॉर्मल कंपाइलर्स होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते होते हैं तुम्हारे सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। उसके बाद इंक्रीमेंटल कंपाइलर, इट इज अ कंपाइलर विच परफॉर्म्स द रिकम्पिलेशन ऑफ ओनली मॉडिफाइड सोर्स रादर देन कंपाइलिंग द होल सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जितना मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम है उसका ही ये कंपाइलेशन रहेगा, सारे प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। मतलब देखो क्या होगा हाई लेवल लैंग्वेज है वो जाएगी एक प्री प्रोसेसर के अंदर, प्री प्रोसेसर उसके थ्रू कुछ कोड जनरेट करेगा और वो
वही कोड जाएगा कंपाइलर के अंदर, पूरा प्रोग्राम नहीं जाएगा, और कंपाइलर सिर्फ उसी प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। डी कंपाइलर क्या है? इट इज़ नॉट अ कंपाइलर, ये कंपाइलर नहीं है, इट जस्ट रिवर्स ऑफ कंपाइलर, इट कन्वर्ट्स मशीन कोड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि डी कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का रिवर्स है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ऐसा भी एक चीज़ प्रेजेंट है, डी कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इशूज इन कंपाइलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हायरार्चीज ऑफ ऑपरेशन नीड टू बी मेंटेन, यानी कि जो ऑपरेशन है उनकी हायरार्ची मेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पाइथन के ऊपर सम फंक्शन ऊपर है और ऐड फंक्शन नीचे है, तो असेंबली के अंदर भी सम फंक्शन ऊपर आना चाहिए, ऐड फंक्शन नीचे आना चाहिए, उल्टा पाल्टा नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप इंटीग्रिटी, यानी कि जो डाटा टाइप होता है उसका कन्वर्जन बहुत मुश्किल होता है, इंट से लेके इंट, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हैंडल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जो क्लासेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो यूजर डिफाइन करता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद डेवलप एप्रोप्रिएट स्टोरेज मैपिंग्स, यानी कि जो तुम्हारे रजिस्टर है उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसको भी उसको अच्छे से मैप करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना भी एक इशू है। डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हैंडल करना, लाइक इफ एल्स, उनको हैंडल करना, लूप्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रिजॉल्व ऑक्यूरेंस ऑफ ईच वेरिएबल नेम इन प्रोग्राम, दैट इज कंस्ट्रक्ट सेपरेट सिंबल टेबल्स फॉर डिफरेंट नेम स्पेसेस, यानी कि हर नेम के लिए, हर वेरिएबल नेम के लिए एक नया सिंबल टेबल क्रिएट करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक स्कीमेटिक ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, ये तो कुछ नहीं आता, फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो समझो कि ये लेक्सिकल एनालाइजर है, उसके थ्रू जो सिंबल टेबल क्रिएट किया जाता है, पार्सर तुम्हारी ट्री होती है और रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड होता है, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिक सीक्वेंस, लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या था वो तो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारी ब्लॉक स्कीमेटिक थी लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। उसके अंदर लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम जाता है, उसके बाद वो जाता है टोकन पार्सर के पास, पार्सर से जाता है वो पार्स ट्री, रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड, यानी कि जो तुम्हारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंटैक्स एनालाइजर एंड सिमेंटिक एनालाइजर, उसके पास जाता है रेस्ट ऑफ फ्रंट के यूजर, उसके बाद इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के चला जाता है। और जो लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सर और रेस्ट ऑफ फ्रंट, इन तीनों के जो कोड होते हैं वो जाता है सिंबल टेबल के अंदर, ठीक है। उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है सिंबल टेबल के अंदर, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस कंसिस्ट टू स्टेजेस, जो लेक्सिकल एनालिसिस होती है उसके अंदर दो स्टेजेस होती है, स्कैनिंग एंड टोकनाइजेशन। स्कैनिंग के अंदर तुम क्या करते हो? रोल ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म्स गिवन टास्क, हमने जो लेक्सिकल एनालिसिस है उसके टास्क देखे थे, उसको एक बार और समझो कि देखो वो क्या करता है, टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। टोकन मतलब लेक्सिमस, टोकन मतलब क्या? लेक्सिमस। तो सिंबल टेबल के अंदर जो टोकन है उसको आइडेंटिफाई करने में काम करेगा, तुम्हारे वाइट स्पेसेस और कमेंट्स को रिमूव करेगा सोर्स प्रोग्राम से, ठीक है। उसके बाद एरर मैसेज को रिलेट करेगा विद द सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जो भी एरर मैसेज है उसको चेक करेगा सोर्स प्रोग्राम के साथ। यानी कि देखो तुम जब टर्मिनल के ऊपर कोड रन करते हो, इस लाइन के ऊपर ये एरर आया है, वो कैसे दिखता है? वो लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू दिखता है, ठीक है। उसके बाद मैक्रोस को एक्सपांड करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद इनपुट कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए भी मदद करता है। देखो लेक्सिकल एनालिसिस और पार्सर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? इनपुट प्रोग्राम को स्कैन करता है, पार्सर क्या करता है? सिंटैक्स एनालिसिस करने का काम करता है, वो पार्सर ट्री मैंने तुम्हें बोला था। उसके बाद आइडेंटिफाई टोकन्स, ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है कोड का, यानी कि कोड को हाइड करता है और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको दिखाता है। उसके बाद एनालाइजर क्या करेगा? टोकन्स को सिंबल टेबल के अंदर डालेगा, बट जो तुम्हारा पार्सर है वो उनको अपडेट करने का काम करता है। उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सिकल जनरेट करता है, और जो पार्सर होता है वो पार्सर ट्री जनरेट करता है और उसके थ्रू सिंटैक्स को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर टोकन एक टर्म होती है, टोकन मतलब जो तुम्हारे सारे होते हैं ना, मैंने वो टोकन बोला, टोकन मतलब लेक्सिमस, ठीक है। उसके बाद पैटर्न होता है, यानी कि पैटर्न मतलब क्या? जो तुम्हारा सोर्स कोड होगा उसके अंदर सारे जो लैंग्वेजेस होंगे उसके अंदर एक पैटर्न होगा, उसको हम कहेंगे पैटर्न। उसके बाद लेक्सिमस इज द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट मैचेस पैटर्न एंड इट इज क्लासिफाइड बाय टोकन, यानी कि जो भी एक्चुअल सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का वो, और उसको हम क्लासीफाई करते हैं बाय टोकन, ठीक है। टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल लॉजिकल एंटिटी। टोकन क्या होती है? एक सिंगल लॉजिकल एंटिटी होती है, जैसे कि आइडेंटिटी, कीवर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल एक्सेट्रा। पैटर्न क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये तुम्हारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताता है। और उसके बाद लेक्सिमस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन सोर्स प्रोग्राम दैट इज मैच बाय पैटर्न, यानी कि मैच बाय पैटर्न होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी तुम्हारा ये था टोकन, यानी कि जो लेक्सिमस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टोकन होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। लास्ट तुम्हारा इंटरप्रेटर भी वही काम करता है जो तुम्हारा कंपाइलर करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ तक हमने जो कंपाइलर है वो देख लिया। अभी हम लास्ट पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, इंटरप्रेटर का मोस्टली तो डिफरेंस ही आता है, बट फिर भी समझ लो कि इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो कंपाइलर करता है वही करता है और कुछ नहीं करता, बस इसके अंदर वही डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है? एंटायर प्रोग्राम को एक साथ रन करेगा, मतलब हमने पाइथन के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा है, तो वो अगर कंपाइलर के अंदर जाएगा तो पूरा प्रोग्राम का जितना भी एरर्स है वो एक साथ आ जाएगा। बट अगर उधर इंटरप्रेटर होगा तो अगर लाइन 1 के अंदर ऊपर एरर आया तो उधर ही एरर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन होता है, और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड वंस। कंपाइलर के अंदर पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होगा, इंटरप्रेटर के अंदर हर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन सिंगल लाइन के साथ एग्जीक्यूट होते जाएगा। उसके बाद कंपाइलर के अंदर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, बट इंटरप्रेटर के अंदर कोई कोड जनरेट नहीं होता है, इंटरमीडिएट सीधे असेंबली कोड जनरेट होता है, ठीक है। कंपाइलर फास्टर होता है, इंटरप्रेटर स्लोअर होता है, ठीक है। कंपाइलर के अंदर ज़्यादा मेमोरी लगती है, इंटरप्रेटर के अंदर कम मेमोरी लगती है। कंपाइलर नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, यानी कि हर बार
जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करना हर बार ज़रूरी नहीं होता, बट जो तुम्हारा इंटरप्रेटर है उसको हर बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एरर कब दिखाएंगे, जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तब, बट यहाँ पे एरर हर लाइन के लिए दिखाया जाएगा तुम्हारे इंटरप्रेटर के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सी कंपाइलर और एग्जाम्पल इसका बेसिक, ठीक है। ये तुम्हारी वही है पार्सर की डायग्राम, उसके बाद पोजीशन ऑफ पार्सर इन द कंपाइलर मॉडल, ठीक है। रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड वही डायग्राम है और कुछ नहीं है। रोल ऑफ पार्सर हमने देख लिया कि वो टोकन चेक करता है, वो द चेक ऑफ सिंटैक्स करता है टू इन्वोक सिमेंटिक एक्शंस। पार्सर वही करता है, पार्सर मतलब क्या, सिंटैक्स चेक करेगा और सिमेंटिक चेक करेगा, जो हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। रोल ऑफ पार्सर भी वही है, इट वेरीफाइज स्ट्रक्चर जनरेटेड बाय टोकन्स, यानी कि जो लिस्ट में क्रिएट हुए उनका स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। उसके बाद वो पार्सर ट्री को जनरेट करेगा, उसके बाद जो सिंटैक्स एरर से उनको दिखाएगा और सिमेंटिक से उनको चेक करेगा और रिकवरी भी करने का काम करेगा। अब इश्यूज क्या होते हैं उसके साथ, पार्सर के साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करता है जब उसको यूज़ भी नहीं करता होता तब। उसके बाद डाटा टाइप मिसमैच भी करते हैं फॉर एन ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि सिमेंटिक एनालिसिस फेज। उसके बाद रोल ऑफ पार्सर सिंटैक्स एरर हैंडलिंग, वो हमने देखा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एरर हैंडलर, ठीक है। देखो रोल ऑफ पार्सर का काम क्या है यार, वही तुम्हारे एरर्स फाइंड करना, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, ठीक है। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है कंपाइलर की, उसके अंदर कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। तो एरर्स क्या आते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट होता है लेक्सिकल एरर, नेम ऑफ सम आइडेंटिफायर टाइप इनकरेक्टली, यानी कि कुछ आइडेंटिफायर जो नेम्स होते हैं वो इनकरेक्टली डिफाइंड है, वो यानी कि अगर कीवर्ड है, प्रिंट कीवर्ड है तो वहाँ पे पिट लिख दिया है, PIT लिख दिया है तो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद सिमेंटिकल एरर, यानी कि जो तुम्हारा C++ का कोड है वहाँ पे तुमने सीधे कोड लिखना शुरू कर दिया, मेन फंक्शन ही नहीं लिखा, कैसे रन होगा? नहीं वैसे नहीं, वो तो सिमेंटिक एरर हो गया, ठीक है। सिंटैक्स एरर के अंदर क्या हुआ, सी आउट के अंदर तुमने उल्टा लिख दिया, सी इन के लिए लिख दिया, जो सी इन के लिए लिखते हो दो ऑपरेटर्स वो तुमने सी आउट के लिए लिख दिया, तो सिंटैक्स एरर। उसके बाद सिमेंटिक एरर, यानी कि मेन फंक्शन ही नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा, कोई एरर नहीं शो होता बट एरर होता है। उसके बाद लॉजिकल एरर होता है, कोड नॉट रीचेबल इनफाइनाइट लूप, तो वो एक मतलब ऐसा लूप तुमने दे दिया जो इनफाइनाइटली चलता ही रहे, तो तुम्हारी मेमोरी क्रैश हो जाएगी अगर बहुत बार चला तो, ठीक है। उसके बाद कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। जो कंपाइल टाइम होते हैं वो लेक्सिकल फेस होता है, सिंटैक्स फेस होता है और सिमेंटिक एरर होता है जो हमने देखे यहाँ पे ऊपर देखे, ठीक है, वो वाले। और एक होता है तुम्हारा रन टाइम एरर। सो दैट इज योर ऑल एरर्स एंड थैंक यू फॉर योर दिस एंड द क्रेडिट गोज टू kharu@gmail.com, ठीक है। सो उनकी ये PPT थी, दैट्स योर कंपाइलर, ठीक है। इसके अंदर इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, ये PPT मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी खुद की नहीं है। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू सो मच।